हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहाँ पर हम लोग यूनिट 1 कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन इन सॉल्यूशन, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहले तो रिएक्शन इन सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आप एक सॉल्यूशन ले रहे हो जिसके अंदर आपकी कोई रिएक्शन हो रही है। अब उस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास जो सब्सटेंस है उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है, या फिर उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, वो डाइल्यूटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, क्वांटिटेटिवली मतलब आप उसकी क्वांटिटी मेजर करना चाहते हो, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास ये 4 तरीके हैं। मास परसेंटेज, जिसको वेट परसेंट भी बोल सकते हैं, W/W, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो मतलब क्वांटिटी वाइज किसी सॉल्यूशन के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितनी उसकी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इन 4 तरीकों से पता लग सकती है। तो लेट अस डू फर्स्ट पार्ट, मास परसेंट और वेट परसेंट। बहुत इजी है। मास परसेंटेज जैसे आपने परसेंटेज कॉम्पोजिशन किया था वैसे ही है। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ मास परसेंटेज का। सपोज कर लो आपके पास कोई कंपाउंड है, सपोज कर लेते हैं कोई कंपाउंड है ए बी, जो कि ए और बी से रिएक्ट करके बना है। ए और बी ने रिएक्ट किया और ए बी कंपाउंड बन गया। तो अब आप क्या करना चाहते हो, आप मास परसेंटेज पता करना चाहते हो। लेट मी से एलिमेंट ए का, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, तो आपको क्या करना है, मास ऑफ ए को टोटल मास या फिर मास ऑफ ए बी, यानी कि आप जो कंपाउंड का मास गिवन होगा उससे आप डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तो ये मास परसेंटेज आपकी ए की निकल कर आ गई। अगर इसके अंदर एक और एलिमेंट बी है तो आप उसका कैसे फाइंड आउट करोगे, सेम चीज़ है, बस न्यूमिनेटर में मास ऑफ बी आ जाएगा और नीचे टोटल मास सेम रहेगा। ए बी का मतलब है जो प्रोडक्ट बना है उसका मास इनटू 100। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है तो आप सिंगल इंडिविजुअल का इसी तरीके से निकालोगे। अब आपको पता है, अगर सपोज करो मेरे पास सिर्फ 2 रिएक्टेंट हैं ए और बी, अगर ए का परसेंटेज लेट मी से 40% आ गया, तो बी का कैलकुलेट करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन टाइम सेव करने के लिए आप सिंपली 100 से माइनस कर दो, क्योंकि आपको पता है कि टोटल परसेंटेज 100 होती है। अगर एक एलिमेंट 40% है तो दूसरा ऑटोमेटिकली है 60% होगा। इसी तरीके से अगर 3 एलिमेंट होते हैं और एक एलिमेंट 35% है, दूसरा एलिमेंट लेट मी से 25% है, तो ऑटोमेटिकली है थर्ड वन विल बी 40%। तो ये चीज़ें जो आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए, जो आप लोग मतलब याद रखोगे, ये चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कैसे आप मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हो। अब आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दी हुई है, लेट अस डू दैट एग्जांपल, समझ में और अच्छा आएगा। एग्जाम्पल है 1.6 प्रॉब्लम। एक सॉल्यूशन है जिसको प्रिपेयर किया गया है 18 ग्राम वाटर के अंदर। मैं एक बार यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं अपन। मेरे पास वाटर है, वाटर की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है वाटर का, दैट इज 18 ग्राम। 18 ग्राम वाटर है और हमने उसके अंदर 2 ग्राम एक सब्सटेंस ए ऐड किया है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ए, कोई ए है, कुछ भी हो सकता है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस कोई सब्सटेंस ए है जिसका मास 2 ग्राम है, वो ऐड कर दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब ए, वाटर सॉल्वेंट हो गया तो सॉल्यूट का मास हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मतलब ए, तो क्या होता है फॉर्मूला, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए ए ही लिख लेते हैं,
और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा टोटल मास। टोटल का मतलब है रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट इनटू 100। सो ए का मास है 2, टोटल में वाटर प्लस सॉल्यूट यानी कि 20 आ जाएगा, तो 20 ग्राम्स 20 आ जाएगा इनटू 100। कटिंग शटिंग कर दो तो यू विल गेट 10%। तो इसका मतलब ये हो गया 10% आया। इसका प्रैक्टिकल लेवल पे मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम जो है वो ए होगा सब्सटेंस और 90 ग्राम्स क्या होगा, वाटर होगा। ये है परसेंटेज को फाइंड आउट करने का पर्पस कि आप आउट ऑफ 100 बताते हो कि क्या कैलकुलेशंस आपकी आएंगी। ओके, आफ्टर दैट मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अगर आपने वाटर का भी निकालना होता सॉल्वेंट का मास परसेंटेज तो बहुत आसान था, 90% आ जाता। टोटल 100 में से 10 माइनस कर दो, या फिर जैसे आपको कहा कि आप ऊपर किसका रख दोगे मास, वाटर का, नीचे टोटल 20 इनटू 100। सो आप जब कैलकुलेशन से डन करोगे यू विल गेट 90% आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है मोल फ्रैक्शन के बारे में नॉलेज होना। 2-3 बातें पहले ही क्लियर कर लो मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है। मोल्स की यूनिट मोल होती है, लेकिन मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। और दूसरी बात, जितने भी कंपोनेंट होंगे आपके पास किसी सॉल्यूशन में, जितने भी कंपोनेंट है सबका जब आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो उन सबको ऐड करके यू विल ऑलवेज गेट 1। मान लो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट है ए बी एंड सी, तो अगर मैं उनका मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ Na, Nb और Nc, और जब मैं उनको प्लस करता हूँ तो आई विल गेट 1। ये मोल्स नहीं है, एक सेकेंड रुकिए, एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ, एक्स से रिप्रेजेंट करो, एन मोल्स के लिए यूज करते हैं। मोल फ्रैक्शन का सम विल बी इक्वल टू 1। अब पहले बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है। सपोज कर लो 2 कंपोनेंट हैं, मान लेते हैं 2 कंपोनेंट्स हैं किसी सॉल्यूशन में, ए एंड बी, ए और बी हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं। अब आपके पास ये मोल फ्रैक्शन निकालना है आपने, मोल फ्रैक्शन ऑफ, सपोज कर लेते हैं कंपोनेंट ए का, कंपोनेंट ए का, तो कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ ए, जो भी चीज है ए आपके पास कुछ भी, उसके मोल्स निकालो डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स। अब ये मत कह दियो कि इनका तो हमेशा 1 होता है, मोल फ्रैक्शन 1 होता है, ये मोल्स हैं, मोल्स 1 नहीं हो सकते, हो भी सकते होंगे लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे कभी भी कि हमेशा 1 नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन का टोटल सम 1 होता है, मोल्स का नहीं। तो अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं ए के मोल्स कैलकुलेट कर लूँगा और डिवाइड कर दूंगा मैं किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो ये चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है। इसी तरीके से अच्छा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लो मैं एक्स ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। सिंपल, ठीक है, वेरी इजी। आपने बी का कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, बी के मोल्स को डिवाइडेड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो ये आपका डन हो जाएगा। तो दिस इज मोल फ्रैक्शन। अभी क्वेश्चन करते हैं तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट हैं, तो एज पर दिस जो हमने नोट किया था
तो जब आप इनके मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो यू विल गेट 1। ठीक है, तो मतलब अगर आपको ए के मोल फ्रैक्शन पता लग गए तो बी के आप सीधा 1 में से माइनस करके निकाल सकते हो, जस्ट लाइक परसेंटेज। बस वहाँ पे 100 में से माइनस कर रहे थे, यहाँ पे 1 में से कर रहे हैं। अगर मान लो 3 कंपोनेंट होते तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो a और b का निकाला, उसमें से आप 1 में से माइनस कर दो तो यू विल गेट c के मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये कहानी है जो आप लोग को याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर वे से क्लियर हो जाएगा। चलिए सपोज कर लेते हैं मेरे पास, अच्छा एक बात और है गई, मोल फ्रैक्शन में हमने देखा कि मोल्स आ रहे हैं, तो मोल्स का फॉर्मूला जो आपने प्रीवियस सेशन में किया था वही लगेगा। गिवन मास, जितना मास होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स का फॉर्मूला ये रहेगा। अब सपोज करो मेरे पास ये क्वेश्चन है, 20 ग्राम ऑफ ethanol is dissolved in 80 ग्राम ऑफ वाटर। तो मुझे मोल फ्रैक्शन पता करना है इथानॉल का, वाटर का भी पता कर लेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। पहले तो फॉर्मूला लिखो, पहले स्टेप में फॉर्मूला लिखा करो। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं इसके मोल्स कैसे लिखूंगा, मोल्स ऑफ C2H5OH इथानॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि इथानॉल के मोल्स प्लस मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर। लो फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने से ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि मुझे क्या कुछ रिक्वायरमेंट है। ओके, इनके इसको Na लगा लेते हैं अपन, इसको Nb लगा लो और इसको Na लगा लो। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, नोटेशन दे दिया हमने। तो पहले तो मोल्स निकालते हैं इथानॉल के, यानी कि Na के। फॉर्मूला लिखा हुआ है मास अपॉन मोलर मास। कितना मास गिवन है इथानॉल का, 20 ग्राम्स, तो 20 ग्राम्स आ जाएगा। मोलर मास जैसे आपने कैलकुलेशन किया था, हमें अब पूरी एग्जैक्ट वैल्यू गिवन हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो जो रफली वैल्यूज है हमने वही यूज़ कर लेनी है। जैसे 12 होती है कार्बन का, 12 इंटू 2 24, हाइड्रोजन का 5 + 1 6 है, तो 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यू विल गेट 46, तो यानी कि 10/23। ये मोल्स आ गए, मोल्स नॉट मोल फ्रैक्शन, ये मोल्स आए हैं इथानॉल के। तो नीचे हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ इथानॉल, वो सेम रहेगा। अब मोल्स ऑफ वाटर निकाल दो। मास कितना है वाटर का, 80 ग्राम, एंड मोलर मास कितना होता है वाटर का, 2 + 16 यानी कि 18 आ गया। ठीक है, ऐसे करके 90 कर लेते हैं यहाँ, ताकि ये प्रॉपरली कटिंग हो जाएगी, 5 आ जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, क्योंकि हमें तो तरीका समझना है। अब हम लोग निकालेंगे इथानॉल के मोल फ्रैक्शन की कहानी। तो पहले क्या है, मोल्स ऑफ इथानॉल कितने आए हैं, 10/23, 10/23 अपॉन नीचे टोटल मोल्स 10/23 और वाटर का कितना है, 5 आया है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको अपन इरेज कर देते हैं। हम लोग मोलैरिटी और मोलैलिटी नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो इसीलिए हम लोग फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। मतलब 4 थे टोटल पार्ट्स, 2 हमने डन कर लिए, 2 हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। तो 10 ये मोल फ्रैक्शन है, इथानॉल का मोल फ्रैक्शन है 10/23 एज इट इज। इसका एलसीएम ले लेंगे, 10 + 23 × 5 115, 23 से 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, 125। अब इसको 5 के टेबल पे कट कर सकते हो आप लोग, और 2/25, सो यू विल गेट 0.08। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, वो हम पहले लिख चुके हैं।
तो यानी कि इथानॉल का मोल फ्रैक्शन 0.08 आ गया। अब ये तो खैर इथानॉल का आ गया, लेट मी से वाटर का निकालना हो तो वाटर के लिए क्या रहेगा, ऊपर आ जाएगा मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर के मोल्स कितने हैं 5 हैं, तो 5 लिख देंगे। नीचे टोटल मोल्स, टोटल मतलब 5 वाटर के और इथानॉल का 10/23, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 115 प्लस 10/23, 23 ऊपर चला गया, ये 125, 23/25 0.92 आ गया। अब देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ 2 कंपोनेंट की बात की है, एक इथानॉल और एक वाटर। अगर इथानॉल का 0.08 है तो फिर एज पर द फॉर्मूला क्या होना चाहिए था कि जो दूसरा कंपोनेंट है वो निकल जाएगा अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं पहले वाला कंपोनेंट, तो 1 में से माइनस करोगे तो 0.08 यू विल गेट 0.9। देखो सेम आ गया आंसर, है ना। मतलब ये वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे मैच करेगी क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी थी कि प्रॉपर आंसर दे रहा है। कई बार पॉइंट्स में फ़र्क आ जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, रफली या अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहता है। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। फिर से कह रहा हूँ मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, और जब आप सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके प्लस करते हो तो यू विल ऑलवेज गेट 1। ये आपने 2 बातें दिमाग में रखनी है। और इस तरीके से 2 पार्ट्स हमारे डन हुए। 2 पार्ट्स रह गए हैं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, और उनको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डन करेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।